प्रकाश सिंह, घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का। यूपी चुनाव में पहले और दूसरे चरण के लिए बीजेपी ने 107 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, जिसमें पार्टी ने 68% सीटों पर ओबीसी, अनुसूचित जाति और महिला उम्मीदवारों पर भरोसा जताया। समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में रोक के बावजूद भीड़ जुटाने से नाराज चुनाव आयोग ने पार्टी के दफ्तर पर नोटिस चिपकाया। इसके साथ ही भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव को दलित विरोधी बताते हुए समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। और भीम आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने सेना दिवस पर चीन और पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए भारत के धैर्य की परीक्षा लेने की गलती नहीं करने की सलाह दी। और क्रिकेट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि विराट कोहली ने टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी है। उन्होंने यह बड़ा फैसला साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज में 1-2 से हार के बाद लिया है। कप्तानी छोड़ने की जानकारी विराट कोहली ने ट्वीट करके दी है। विराट कोहली ने इस फैसले का बीसीसीआई ने भी स्वागत किया है और ट्वीट कर विराट को बतौर टेस्ट कप्तान उनके सफर के लिए बधाई दे दी है। विराट कोहली पहले ही T20 वनडे की कप्तानी छोड़ चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप से पहले विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया था। अब भारत की हार के बाद बीसीसीआई ने उन्हें वनडे की कप्तानी से भी हटा दिया था और अब विराट ने टेस्ट टीम की कप्तानी भी छोड़ दी है। और इस बात की जानकारी ट्विटर पर ट्वीट करते हुए विराट कोहली ने दी है। अमित आनंद मेरे सहयोगी मौजूद है। अमित, अब टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला कर दिया गया और इसका स्वागत बीसीसीआई ने भी किया। जी रितिका, ये बहुत बड़ी खबर है भारतीय फैंस के लिए। खुद ट्वीट करके विराट कोहली ने इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने टेस्ट टीम की कप्तानी भी छोड़ दी है। इसी साल T20 वर्ल्ड कप जब वो खेलने गए थे विराट कोहली, तो उससे पहले उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि ये वर्ल्ड कप बतौर कप्तान उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। वनडे की कप्तानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उनसे वापस ले ली थी, क्योंकि भारतीय बोर्ड ये नहीं चाहता था कि सफेद गेंद में 2 कप्तान हो, और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने रोहित शर्मा को दी। लेकिन ऐसा लगा था कि विराट कोहली टेस्ट में थोड़े दिन कप्तानी करेंगे, थोड़ा यहाँ फोकस करेंगे। लेकिन जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका में सीरीज का रिजल्ट रहा, भारतीय टीम को सीरीज 1-2 उसमें हमें हार झेलनी पड़ी। उसके बाद से ये लगातार क्या शुरू हो चुके थे कि क्या भारतीय क्रिकेट में या बोर्ड और कप्तान के बीच में सब कुछ सही तालमेल नहीं बना पा रहा है, क्या विराट कोहली बतौर कप्तान अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और ये दबाव विराट कोहली की बल्लेबाजी पे भी देखने को मिल रहा था। इसी मद्देनजर विराट कोहली ने ये कॉल लिया और उन्होंने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी है। चुनाव आयोग की रोक के बावजूद लखनऊ में भीड़ जुटाना समाजवादी पार्टी को महंगा पड़ गया और चुनाव आयोग ने मुकदमा दर्ज करने के बाद पार्टी के दफ्तर पर नोटिस चिपका दिया। एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी से आए नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल कराने के दौरान वहां भीड़ जुटी थी और इसी मामले पर यह कार्रवाई की गई। और चुनाव आयोग की टीम पुलिस के साथ समाजवादी पार्टी के दफ्तर में नोटिस चिपकाने पहुंची, लेकिन समाजवादी पार्टी पर तो जैसे इस कार्रवाई का कोई असर ही नहीं हुआ, क्योंकि एक बार फिर अखिलेश यादव के स्वागत में पार्टी दफ्तर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जिनसे खुद पुलिस के अधिकारी कोरोना की वजह से लगाई गई पाबंदियों का हवाला देते हुए हटने की अपील करते रहे। धारा 144 लगी हुई है, आप लोग इकट्ठा न होइए, नहीं तो आप लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जब पुलिस की इस अपील का भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कोई असर नहीं होता दिखा, तो आगे की कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग की टीम ने भीड़ की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रशासन की इस सख्ती के बहाने अखिलेश यादव बीजेपी को निशाने पर लेने से नहीं चूके। प्रोटोकॉल के बहाने भारतीय जनता पार्टी ये भी साजिश कर सकती है कि जहां समाजवादी पार्टी के वोट ज्यादा हो, एम्बुलेंस खड़ी कर दें। हालांकि अखिलेश यादव ने कार्रवाई से बचने के लिए पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की भी अपील की। 100 बात की एक बात यह कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर जुटी भीड़ पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाते हुए मुकदमा दर्ज करवा दिया और उनके दफ्तर पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए नोटिस भी चिपका कर दिया। 24 घंटे के अंदर जवाब तलब किया गया, लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं दिखे, जिसके बाद खुद अखिलेश यादव ने भी आफत से बचने के लिए अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से कोरोना प्रोटोकॉल मानने की अपील की। बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए जारी अपनी पहली लिस्ट में 68% सीटों पर ओबीसी, अनुसूचित जाति और महिला उम्मीदवारों को मौका दिया है, जिसमें पहले चरण की 58 सीटों में से 57 सीटें, जबकि दूसरे चरण की 55 सीटों में से 48 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। और इनमें सबसे बड़ा नाम रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिनके लिए लगातार अयोध्या, मथुरा या गोरखपुर से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थीं। लेकिन बीजेपी की लिस्ट ने इन सभी अटकलों को विराम देते हुए उन्हें गोरखपुर शहर से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव
में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। जिस पर योगी आदित्यनाथ ने भी आभार जताया और चुनाव में एक बार फिर बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से उम्मीदवार बनाए जाने पर तंज कसा। जनता भेजती उन्हें घर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर भेज दिया है। हालांकि जानकार बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को हाल के दिनों में अनदेखी का आरोप लगाकर बीजेपी छोड़कर गए ओबीसी नेताओं को करारा जवाब मान रहे हैं, क्योंकि यूपी चुनाव के लिए जारी बीजेपी की पहली लिस्ट में बड़ी संख्या में ओबीसी और दलित समुदाय के लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है और 107 नामों की इस लिस्ट में 68% ओबीसी, अनुसूचित जाति और महिलाएं हैं। इस लिस्ट में सबसे बड़ी संख्या ओबीसी उम्मीदवारों की है, जिन्हें 44 विधानसभा सीटों पर टिकट दिया गया है, जबकि अनुसूचित जाति के 19 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य वर्ग की सीट पर भी दलित समुदाय के उम्मीदवार को मौका दिया है। वहीं इस लिस्ट में 10 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने आज बहुत कम मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की कोशिश की है, क्योंकि 107 लोगों की लिस्ट में 83 मौजूदा विधायकों में 63 को दोबारा मौका दिया गया है, जबकि 20 मौजूदा विधायकों की जगह नए चेहरों को टिकट बीजेपी ने इस बार दिया है। 100 बात की एक बात यह कि पिछले दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 3 मंत्रियों और 14 विधायकों ने दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया था और बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए जारी पहली लिस्ट के जरिए बगावत करने वाले नेताओं के आरोपों को पूरी तरह से खारिज करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने करीब 60% सीटों पर ओबीसी और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। उत्तर प्रदेश के संभल से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक मोटरसाइकिल सवार चालान काटे जाने से इतना भड़क गया कि उसने पुलिस वालों को ही धमकी दे डाली। दरअसल उसने हेलमेट नहीं लगाया था, जिसकी वजह से पुलिस वालों से उसे रोकना पड़ा और इतना होते ही उसका पारा चढ़ गया, जिसके बाद उसने किसी को फौरन फोन लगाया और पुलिस वाले को धमकाने लगा। वक्त बताएगा जब सरकार आएगी। जब इसकी इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ तो उसने थोड़ा और जोर लगाया। हम ही ना रहने के, आप ही ना रहोगे संभल, ठीक है? संभल हम छोड़ देंगे, आप छोड़ दो। पुलिस वालों से बदसलूकी का वीडियो वायरल होते ही आरोपी पर एक्शन ले लिया गया। जिले के एसपी ने बताया कि धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको निरोधात्मक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मामले के तूल पकड़ते ही आरोपी युवक ने एक वीडियो जारी कर अपनी इस हरकत के लिए माफी भी मांग ली। 100 बात की एक बात यह कि संभल में जिस आदमी को पुलिस ने रोका उसने ना तो हेलमेट पहना था और ना ही उसके चेहरे पर मास्क नजर आया, जिसकी वजह से कानूनी तौर पर उस पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने जैसे ही उसका चालान काटने की बात कही, वो नेताओं से बात करने की धौंस दिखाने लगा। हालांकि इसका पुलिस वालों पर कोई असर नहीं पड़ा और उन लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जिसके बाद हेलमेट के चालान के साथ ही उस पर पुलिस को धमकाने का केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। अफगानिस्तान से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां पंजशीर में तालिबान ने एक संगीतकार के साथ मारपीट की, फिर उसके संगीत का साजो सामान आग के हवाले कर दिया। तालिबान के जुल्म का यह वीडियो पंजशीर प्रांत के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया, जिसमें दिखा कि हथियारों से लैस कुछ तालिबान ने एक संगीतकार को घेर लिया। उसके बाद उसके सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को जला दिया। इतना ही नहीं, तालिबान ने उसके साथ मारपीट भी की, जिसकी गवाही उनके फटे कपड़ों ने दी। इस दौरान वहां लोगों की काफी भीड़ दिखाई दी। सरेआम अपनी कमाई के जरिए को तबाह होता देख संगीतकार काफी भावुक नजर आया, तो वहीं तालिबान के लड़ाके उसका मजाक उड़ाते हुए वीडियो बनाते रहे। 100 बात की एक बात यह कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इसे दबाने के लिए तालिबान जुल्म ढा रहे हैं। पिछले साल भी तालिबान ने देश के एक मशहूर कॉमेडियन नजर मोहम्मद की कंधार में हत्या कर दी थी। इसके अलावा होनर अहमद नाम के एक पत्रकार की हत्या कर उनके शव को क्रेन से लटका दिया था और अब एक संगीतकार को पीटकर उसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को जला दिया गया, ताकि लोगों में तालिबान का डर हो और लोग तालिबान के बनाए नियमों का सख्ती से पालन करें। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया।
इसके साथ ही उन्होंने चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया। मुझे लगता है कि अभी अखिलेश जी सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझ पाए कि अभी हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जा रहे। इस मामले पर खुद अखिलेश यादव ने सफाई दी और दावा किया कि भीम आरपी को 2 सीटें पूरी दे दी गई थी। 2 सीटें पूरी दे दी गई थी। उसके बाद उन्होंने किसी को फोन मिलाया। अब वो फोन किससे बात की थी ये मैं नहीं जान सकता। बीएसपी प्रमुख मायावती ने पहले चरण के चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। पहले चरण की इस लिस्ट में 58 में से 53 प्रत्याशियों के नाम हैं और बाकी 5 उम्मीदवारों की घोषणा 3 दिन बाद होने की बात कही गई। इसके साथ ही मायावती ने साफ कर दिया है कि इस विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का किसी दूसरी पार्टी से समझौता नहीं है। हमारी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं कर रही है। लखनऊ में एक दिन पहले हुए समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में भीड़ जुटने के मामले में गौतमपल्ली के थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा चुनाव आयोग ने वहां के एसीपी और एसडीएम से जवाब मांगा। स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत पीएम मोदी ने नए उद्यमियों से ऑनलाइन बातचीत की। इस दौरान उन्होंने स्टार्टअप कारोबारियों से गाँव की तरफ बढ़ने की अपील की। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर निर्माण के पहले फेज का काम पूरा हो गया है और दिसंबर 2023 तक मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। दिसंबर 23 तक मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। मानकर यही चल रहा है कि हो जाए। राजस्थान के जैसलमेर में सेना दिवस पर खादी से बना एक बड़ा झंडा फहराया गया। इस झंडे की ऊंचाई 225 फीट है, जबकि इसकी चौड़ाई 150 फीट है। अलवर में नाबालिग लड़की के रेप के मामले में राजस्थान के कई शहरों में प्रदर्शन किया गया। राजधानी जयपुर में तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता राज्य सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री के सरकारी बंगले का घेराव करने तक पहुंच गए। जिसकी कमान संभाली जयपुर में बीजेपी के महिला विंग ने। वहां कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर इस घटना का विरोध किया। इनके हाथ में कई बैनर और पोस्टर भी नजर आए, जिसके जरिए इन महिलाओं ने राजस्थान में महिला सुरक्षा के मामले में गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश की। राजस्थान की बहनों को सुरक्षित करिए, उनको सुरक्षा प्रदान करिए। गहलोत सरकार को धिक्कार है। इस पर अलवर से बीजेपी सांसद बालकनाथ ने भी राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार इसे जानबूझकर हादसा साबित करने में जुटी है। बचने के लिए सरकार इसको एक्सीडेंटल बना रही है। मैं मांग उठाता हूं कि इसमें सरकार को ये जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। इस घटना का विरोध जताने के लिए बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के दरवाजे तक भी पहुंच गए, जहां उन्होंने पीड़िता को न्याय देने की गुहार लगाई। मंत्री के घर के बाहर जुटे एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक वहां राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सीएम अशोक गहलोत से इस्तीफा देने की मांग की। लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब अलवर में प्रदर्शन कर रही छात्राओं को धमकाते हुए वहां के कलेक्टर का एक वीडियो वायरल हो गया। छात्राओं ने आरोप ये लगाया कि वो पीड़ित लड़की के लिए न्याय की मांग करने जब कलेक्टर के दफ्तर पहुंची तो कलेक्टर उन पर भड़क गए और उनसे इनके घर वालों के नंबर रजिस्टर में नोट करवाने लगे। छात्राओं ने दावा किया है कि कलेक्टर ने उन्हें धमकाते हुए इन मामलों से दूर रहने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ नाबालिग का इलाज कर रहे जेके लोन हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि जांच के बाद रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। एक्सपर्ट पैनल में 4 डॉक्टर थे, उन्होंने मिलकर रिपोर्ट दे दी। बताया गया है कि इस मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पीड़िता के परिवार वालों से बात करके मदद का भरोसा दिया। 100 बात की एक बात यह है कि अलवर में जिस नाबालिग लड़की से रेप किए जाने की बात कही जा रही है वो असल में मूक बधिर है, जिसकी वजह से महिला सुरक्षा के मुद्दे पर राजस्थान में बीजेपी कार्यकर्ता और नेता अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर नजर आए। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में बीजेपी प्रियंका गांधी पर उनके यूपी चुनाव में दिए लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे का मुद्दा बनाकर लगातार वार कर रही है। पंजाब में कांग्रेस ने 117 में से 86 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिस पर घमासान शुरू हो चुका है क्योंकि मोगा सीट से टिकट कटने की जानकारी मिलते ही वहां से मौजूदा विधायक हरजोत कमल ने पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस ने मोगा सीट से एक्टर सोनू सूद की बहन मालविका सूद को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि कांग्रेस ने अपनी ओर से बगावत रोकने की पूरी कोशिश की और यही वजह रही कि लिस्ट में
पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी रहे लोगों को जगह इस लिस्ट में दी गई। वहीं सीएम चरणजीत सिंह चन्नी सिर्फ अपनी परंपरागत चमकौर साहिब सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। पहले उनकी 2 जगहों से चुनाव लड़ने की अटकलें थी और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पूर्व सीट से ताल ठोकेंगे। इस लिस्ट में ड्रग्स तस्करी के एक मामले में जेल में बंद सुखपाल सिंह खैरा और अपने गानों में हथियारों का प्रदर्शन कर विवादों में रहे पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला के नामों पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठा दिए हैं। इससे कांग्रेस पार्टी का चेहरा लोगों के सामने नंगा हुआ है कि उन्होंने क्रिमिनल जो है लोग हैं जिनकी बैकग्राउंड क्रिमिनल है उनको टिकट दी है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में फसल के नुकसान का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बुजुर्ग महिला का दर्द सुनकर भावुक हो गए। वहां भारी बारिश और ओले गिरने से कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई, जिसका जायजा लेने शिवराज सिंह चौहान अशोकनगर के बाजपन गांव पहुंचे। इसी दौरान वहां एक बूढ़ी महिला रोते रोते अपनी फरियाद लेकर शिवराज सिंह चौहान के पास आ पहुंची। बुजुर्ग महिला को रोते देख शिवराज सिंह चौहान भी भावुक हो गए और उन्होंने उस महिला को गले लगाकर ढांढस बंधाया। आप बिल्कुल चिंता मत करो। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान इसी गांव के एक खेत में पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की तबाह हुई फसलों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ बर्बाद हुई फसलों का मुआयना किया, बल्कि उन्होंने मुआवजे के तौर पर किसानों को चेक भी बांटे। 100 बात की एक बात यह है कि मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम में भारी बदलाव के चलते तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे वहां के कई किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री किसानों के बीच पहुंचे और उनको उनकी बर्बादी की जो फसल सामने आई उन फसल का मुआवजा देने का आश्वासन दिया। जिन किसानों की फसल 50% से ज्यादा खराब हो चुकी है उन्हें मुख्यमंत्री ने 30,000 रुपए का चेक दिया। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली समेत कई राज्यों को आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया था, जिसमें यह बताया गया था कि 26 जनवरी के पहले आतंकी संगठन भीड़भाड़ वाली जगहों और बाजारों को निशाना बना सकते हैं और इनके पीछे लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के होने की आशंका भी जताई गई थी। अलर्ट उस वक्त सही साबित हुआ जब दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी से एक लवारिस बैग में बम बरामद हुआ, जिसे वक्त रहते नाकाम कर दिया गया। धमाका करने के लिए विस्फोटक के तौर पर RDX अमोनियम नाइट्रेट के साथ बम में टाइमर भी लगाया गया था, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि यह साजिश सीमा पार यानी कि पाकिस्तान से भी रची जा सकती है। इसके अलावा इस घटना को पंजाब से भी जोड़कर देखा जा रहा है और यह भी जानने की कोशिश की जा रही है कि कहीं चुनावों से पहले ऐसी घटना को अंजाम देकर सुरक्षा एजेंसियों को भटकाया तो नहीं जा रहा। सेना दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। देश के अलग अलग हिस्सों में सेना दिवस पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ तस्वीरें साझा की, जिनमें सेना के जवान जोश से भरे नजर आए। इसके साथ उन्होंने सैनिकों और उनके परिवार वालों को बधाइयां दी। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,69,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि इस महामारी से 402 लोगों की मौत हो गई। गुजरात के वलसाड़ में एक बड़ा रेल हादसा टल गया। वहां अगस्त क्रांति एक्सप्रेस के गुजरने से पहले किसी ने ट्रैक पर सीमेंट का पिलर रख दिया था, जिससे ट्रेन का इंजन टकरा गया और वो पिलर गिर गया। आरोप है कि इस पिलर के जरिए राजधानी एक्सप्रेस को पटरी से उतारने की साजिश रची गई थी। मिसक्रिएंट्स डिरेलमेंट करने के अटेम्प्ट से तो बीच में ट्रैक के पीछे डाला था। भोपाल में जवाहर नवोदय विद्यालय के 24 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद 500 से ज्यादा बच्चों के हॉस्टल खाली करा लिए गए। ताज्जुब की बात यह है कि उनमें एक भी बच्चे में कोई लक्षण नहीं थे। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि सपा दलित हितैषी पार्टी है, ओबीसी की हितैषी पार्टी है, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला ले लिया गया, जिसके बाद पुलिस के जवान श्रीनगर में बाजारों में दुकानों को बंद करवाते नजर आए। सैटरडे और संडे को दुकानें बंद रहेंगी, कारोबारी इदारे बंद रहेंगे, ट्रैफिक की मूवमेंट बंद रहेगी और जो खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्रीनगर समेत राज्य के 20 जिलों में कोरोना की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं, जिनमें अनंतनाग भी शामिल है। वहाँ पिछले 15 दिनों में कोरोना केस में आए उछाल के बाद प्रशासन सख्त नजर आया।
हालांकि अधिकारियों ने हालात के जल्द सामान्य होने का भरोसा भी दिया। नेक्स्ट 45 डेज चैलेंज मान के चलेंगे तो डेफिनेटली हम इसको ओवरकम कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां कुछ लोगों ने एक आदमी की पीट कर हत्या कर दी। बताया यह गया है कि खेत में गाय घुसने को लेकर दो गुटों में विवाद हुआ और फिर बात मारपीट तक जा पहुंची, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। उसमें एक आदमी दूसरे पर लाठियों से दनादन वार करता दिखाई दिया। लाठियों के हमले से वो आदमी बेहोश हो गया, लेकिन आरोपियों ने उसे पीटना जारी रखा। काफी देर तक लाठियां भांजने के बाद वो लोग उसे मरने की हालत में छोड़ वहां से भाग गए। इसके बाद जानकारी मिलने पर घायल को उसके परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। साथ ही वीडियो में दिख रहे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसके अलावा बाकी 2 लोगों की तलाश जारी बताई गई। 100 बात की एक बात यह कि किसान की गाय गांव में रहने वाले एक दबंग परिवार के गेहूं के खेत में घुस गई थी और इसी बात से नाराज उस परिवार के 3 लोगों ने किसान की बीच सड़क पर लाठी से बुरी तरह पिटाई कर दी। घायल हालत में उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और बाकियों की तलाश अभी भी जारी है। भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने एक बार फिर साफ और कड़े शब्दों में चीन और पाकिस्तान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत के धैर्य की परीक्षा लेने की गलती कोई ना करे। हमारा धैर्य हमारे आत्मविश्वास का प्रतीक है, लेकिन कोई भी इसकी परीक्षा लेने की गलती ना करे। भारतीय सेना सीमाओं पर एक तरफा यथास्थिति को बदलने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने देगी। पश्चिम अफ्रीकी देश माली में सरकार के समर्थन में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। माली में 2020 में सेना ने तख्ता पलट किया था, जिसके बाद से वहां पश्चिम अफ्रीका के 15 देशों के समूह ने आर्थिक प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन जब ये सख्ती और बढ़ाई गई तो वहां के लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया और वो लोग अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए राजधानी बमाको की सड़कों पर उतर आए। इस प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जहां हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल दिखे। हाथों में बड़े बड़े बैनर और झंडे लेकर पहुंचे लोगों ने माली पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाकर उनको राहत देने की मांग की। इस प्रदर्शन में वहां के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए, जो लोगों के बीच से होकर स्टेज तक पहुंचे। उन्होंने अपने देश पर लगाई गई इन पाबंदियों को गैर कानूनी और अवैध बताया। माली पश्चिम अफ्रीका के 15 देशों के समूह के प्रतिबंध की मार झेल रहा है, जिनकी वजह से वहां के लोग कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। 100 बात की एक बात यह कि माली पश्चिम अफ्रीका का एक ऐसा देश है जहां 2020 में सेना ने तख्ता पलट कर दिया था और कहा गया है कि कुछ महीने बाद आम चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन आम चुनाव नहीं हुए। इसके बाद पश्चिम अफ्रीका के आर्थिक रूप से मजबूत देशों के समूह ने वहां की अस्थायी सरकार पर अनेक तरह के प्रतिबंध लगा दिए, जिससे लोगों को खान पान सामान संबंधित अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ा और अब उन पर नई पाबंदियां लगा दी गई हैं। इससे उनकी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी और इसी वजह से ये सब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। असम के नौगांव में नेशनल हाईवे पर जैम लगा दिया गया और इस जैम को देख मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का गुस्सा भड़क गया। वो एक सड़क की आधारशिला रखने वहां पहुंचे थे और कार्यक्रम से लौटते वक्त हाईवे पर लगे जैम से गुस्सा होकर वो अधिकारियों को फटकार लगाते हुए दिखाई दिए। बताया ये गया कि जैसे ही उन्हें ये पता लगा कि उनके कार्यक्रम की वजह से ही ट्रैफिक को रोका गया है, तो वो वहां मौजूद अधिकारियों पर भड़क गए और उन्हें कड़ी फटकार लगाई गई, क्योंकि सीएम ने बताया है कि उन्होंने पहले ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि उनके दौरे की वजह से लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और ट्रैफिक को ना रोका जाए। इसके बावजूद वहां ट्रैफिक रोका गया, जिसकी वजह से लगे जैम में कई एम्बुलेंस भी फंसी रही, जिसके बाद सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया कि इस तरह का वीआईपी कल्चर वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने लोगों की परेशानी का हवाला देते हुए तुरंत ट्रैफिक खोलने का आदेश दिया। अरे डीसी साहब, ये क्या नाटक है? क्यों कोई राजा महाराजा आ रहा है क्या? ऐसा मत करो आगे। बिहार में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत की आशंका जताई गई।
बिहार में एक बार फिर शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से मौत के आरोपों पर सियासत गर्मा गई, जिसका एक मामला नालंदा से सामने आया। वहां जहरीली शराब की वजह से 5 लोगों की मौत की आशंका जताई गई और आरजेडी ने सीएम के जिले में हुई इस घटना के लिए राज्य सरकार को निशाने पर ले लिया। जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की जान चली गई और कितने लोगों की जान ये सरकार लेगी। वहीं बीजेपी ने भी इस घटना के बहाने शराबबंदी पर फिर से विचार करने की नसीहत दे डाली। शराबबंदी के बावजूद शराब की बिक्री होती रही है और बार बार हम लोग कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए। वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने मामले की गंभीरता से जांच करवाने का भरोसा दिया। इस तरह की घटना हुई है तो उसको सख्ती से हम सब निपटाते भी हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीख को 6 दिन के लिए आगे बढ़ाने की मांग की। पंजाब की 117 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्कूटर से जा रही एक लड़की की पतंग के मांझे से मौत हो गई। पुल से गुजरते समय चीन का बना ये मांझा उसके गले में उलझ गया था। ट्रेस आउट किया जा रहा है कि जो चाइनीज डोर थी वो किसके द्वारा ये पतंग उड़ाई जा रही थी। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना और एनसीपी के बीच गठबंधन हो गया। हालांकि पहले इनकी कोशिश थी कि महाराष्ट्र की तर्ज पर इस गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल हो, लेकिन शिवसेना का दावा है कि कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। गोवा में हमने हाथ आगे किया था उनके लिए कि आप हमारे साथ आइए, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। भारतीय सेना ने अपनी नई यूनिफॉर्म को सबके सामने पेश किया। सेना दिवस पर दिल्ली कैंट में परेड ग्राउंड पर पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो इसी नई यूनिफॉर्म में दिखाई दिए। इसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें सेना के जवान मार्च करते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस की सादाबाद सीट से विधायक और पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हो गए। एक दिन पहले उन्होंने बीएसपी से इस्तीफा दिया था। रामवीर 2019 से पार्टी से निलंबित थे। हरियाणा के फतेहाबाद में दवाइयों की एक दुकान में लूटपाट की घटना से नाराज दुकानदारों ने जमकर हंगामा किया, लेकिन हालात तब और बेकाबू हो गए जब प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सड़कों से गुजर रहे लोगों को ही निशाने पर ले लिया, जिससे हंगामा शांत होने के बजाय और तेज हो गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने वहां से गुजर रही एक कार को रोक लिया, जिसके बाद कार में सवार लड़कों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। इतना ही नहीं, दोनों लड़के अपनी गाड़ी पर चढ़ गए और हंगामा करने लगे। हालात काबू से बाहर होते देख कुछ पुलिस वाले घटना वाली जगह पर पहुंच गए और हंगामा कर रहे लड़कों को शांत कराने में जुट गए, लेकिन उन लड़कों को समझाने में पुलिस के पसीने छूट गए। मेरी माता एमरजेंसी 2 गड्डियां लेके पहले टप गई। ठीक है। तीसरी गड्डी मैं लेके टपया। ठीक है। रोक के मैंने शीशा फोड़ता, गड्डी फोड़। इस प्रदर्शन की वजह से वहां काफी देर तक जाम लगा रहा। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के बाद मामला शांत हो गया और ट्रैफिक को फिर से बहाल कर दिया गया। 100 बात की एक बात यह है कि एक दवा की दुकान में जमकर तोड़फोड़ और पथराव किया गया। आरोप यह है कि इस दौरान 2 लाख रुपए की लूट भी हुई, लेकिन लोगों का गुस्सा इस बात पर भड़का कि जिस जगह यह घटना हुई उस जगह कुछ पुलिस वाले भी मौजूद थे, लेकिन वो लोग बदमाशों को पकड़ने में नाकाम रहे। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से वीकेंड कर्फ्यू का नियम लागू है, जिसकी वजह से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में सख्ती देखने को मिल रही है और इस वीकेंड कर्फ्यू की वजह से दिल्ली के लगभग सभी इलाके वीरान नजर आए, जिनमें लोगों से खचाखच भरे रहने वाला चांदनी चौक भी शामिल था। वहां तो दुकानों पर बड़े बड़े ताले लटके नजर आए। इसके साथ ही कैनॉट प्लेस के इनर और आउटर सर्किल से भी लोग नदारद दिखे। हालांकि वहां जरूरी सेवाएं मुहैया कराने के लिए लोग पूरी ताकत से जुटे रहे, जिनमें लोगों के घरों तक एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने का काम भी शामिल था। वहीं सरोजनी नगर मार्केट में तो दूर दूर तक किसी का नामो निशान नजर नहीं आया। पूरे मार्केट में दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सबके घरों में गैस पहुंचा रहे हैं और एसेंशियल सर्विस का पालन कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के आंकड़ों में तेजी से इजाफा हुआ, जिसकी वजह से पाबंदियां लगाई गई थी। हालांकि शनिवार को संक्रमितों की तादाद में कमी आई, लेकिन इसके पीछे की वजह कोरोना टेस्ट में हुई कमी को बताया गया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने हालात काबू में होने का दावा किया। पीक तो आ चुकी है, अब ढलान कब स्टार्ट होता है लग भी रहा है। देखो कल भी कम थे, कल से आज 400 कम है, तो लग रहा है थोड़ा डाउन जा रहा है। और कोरोना के इन आंकड़ों में आई कमी के पीछे की सबसे बड़ी वजह दिल्ली में लागू पाबंदियों को बताया गया, जिसकी एक तस्वीर आई गाजीपुर बॉर्डर से। वहां दिल्ली में दाखिल होने वाले लोगों को पुलिस की चेकिंग का सामना करना पड़ा। पुलिस वालों ने लोगों की गाड़ियों की अच्छी तरह से तलाशी ली।
ऐसा ही अभियान दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में भी चलाया गया, जहां आधी रात में भी पुलिस की टीम मुस्तैदी से अपने काम में जुटी नजर आई। 100 बात की एक बात यह कि दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना के मामलों की बढ़ती रफ्तार ने सरकारों की नींद उड़ा रखी है, जिसकी वजह से तकरीबन सभी राज्यों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। दिल्ली में सख्ती इसलिए भी है क्योंकि यहां दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की तादाद भी ज्यादा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा यह है कि वीकेंड कर्फ्यू की वजह से मामलों में कमी जरूर आई है, लेकिन अभी भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। मध्य प्रदेश के रतलाम से एक दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीरें, एक वीडियो सामने आया है। वहां तेज रफ्तार कार ने एक महिला को कुचल दिया। महिला अपने एक परिजन के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया और यह घटना वहां पास के एक सीसीटीवी में कैद हो गया। जो वीडियो सामने आया है उसमें दिखा है कि एक तेज रफ्तार कार ने पहले बाइक को टक्कर मारी। टक्कर लगने के बाद मोटरसाइकिल सवार साइड में जा गिरा, लेकिन बाइक पर पीछे बैठी महिला कार के सामने आ गई और तेज रफ्तार कार महिला को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। महिला वहीं पड़ी तड़पती रही। तब उसके साथ मौजूद लड़का भागकर आया और महिला को उठाने लगा, लेकिन तब तक महिला की मौत हो गई थी। बताया यह गया है कि पुलिस इस मामले में आरोपी की तलाश में जुटी है। चुनाव आयोग ने रैलियों पर लगे प्रतिबंध को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध 1 हफ्ते और बढ़ा दिया है, यानी अब 22 जनवरी तक ये पाबंदी जारी रहेगी। हालांकि राजनीतिक दलों को इंडोर सभाओं के लिए शर्तों के साथ इजाजत दे दी गई। ये फैसला कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया। अब 23 जनवरी से ही गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल कर लिया है। इससे पहले 24 जनवरी से इस समारोह की शुरुआत होती थी। नॉर्थ गोवा में आम आदमी पार्टी ने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की, जिसके तहत पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घर घर जाकर पार्टी उम्मीदवार रामाराव के लिए वोट मांगे।